आधी रात का वक्त था जब एक शोर से मेरी आंख खुली। मैं बेहद घबरा कर उठी और अपनी बेटी के बिस्तर की तरफ देखा। मेरी बेटी नाजिया इस वक्त चला रही थी। इसकी आंखें बंद थी और बेख्तियार वो अपने सर को दाएं और बाएं करते हुए नाव की शक्ल में हिला रही थी, जबकि इसके चेहरे पे बेहद तकलीफ के आसार थे। वो बहुत परेशान लग रही थी। वो बेसाख्ता चला रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाना। वो जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसकी हंसियानी कैफियत देखकर मेरा दिल एकदम मुट्ठी में आ गया। मैं फौरन उठी और इसकी तरफ बढ़कर इसे थाम लिया। नाजिया मेरी बच्ची, होश कर, मैं हूँ तेरी माँ। जहाँ पर और कोई नहीं है नाजिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नाजिया को सहलाना शुरू किया और इसे आवाजें देना शुरू की कि चंद मिनटों के बाद वो होश में आ गई और बेख्तियार खौफजदा नजरों से इधर उधर देखकर कहने लगी, अम्मा आप। और फिर इस तकलीफदा पुकार के बाद वो एकदम रोने लगी थी। ये पुकार सुनकर मैं भी आंखों में आंसू भर लाई। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी नाजिया को दौरा पड़ता वो एक हंसियानी कैफियत में चलाती, खुद को बचाने की कोशिश करती तो बेख्तियार मेरा दिल भी उछल कर मुट्ठी में आ जाता और मैं बेहद घबरा जाती थी। मेरी एक ही तो बच्ची थी और इसकी ये हालत मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती थी। अभी भी इसकी हालत ने मुझे रुला दिया था, लेकिन मैं अपना गम भूलकर खुद पर काबू पाकर नाजिया को हौसला देने रही थी। इसकी हिम्मत बढ़ा रही थी और आस्ता-आस्ता इसके सर को सहलाते हुए वो जैसे नींद की आगोश में गुम हो रही थी। नाज़िया के साथ ये सब कुछ पिछले 1 साल से हो रहा था और मैं रोज़ाना हर रात भला नागा इसकी कैफियत की गवाह थी। और जब इसे तकलीफ भरे दौर से गुजरते हुए देखती तो मेरा दिल काँप के रह जाता। मैं बेहद घबरा जाती। ये कैफियत रोज़ की थी, ये तकलीफ रोज़ की थी। मैं एक पसमानदा से गाँव में से तलक रखती हूँ। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी शादी को भी 3 बरस हुए थे। जब मेरी बेटी सिर्फ 6 माह की थी तब अचानक ही एक हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं जवान उम्री में ही बेवकी की चादर ओढ़कर बैठ गई थी। हालांकि मेरे भाइयों ने बहुत जोर लगाया। इनका कहना था कि हमारे पास चली आओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन मैंने अपने भाइयों की बात नहीं मानी और यहीं पे रहकर अपने वक्त को गुजारा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की परवरिश खुद करना चाहती थी। मैं इसे खुद पालना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो मुझे शोहर भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी रुल के रह जाएगी। किसी गैर को अपना बाप कहते हुए शायद इसे वो मोहब्बत और तवज्जो ना मिले जिसकी वो हकदार है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी के मुस्तकबिल की खातिर ये बहुत मुश्किल फैसला किया और इसी घर में रहने को तरजीह दी जो मेरे शोहर का था, जहाँ पर कम से कम ये था कि मुझे किसी की रोक टोक नहीं थी, जहाँ कोई जहाँ पर तंग नहीं करता था। मैं अपने घर में खुश और मुतमिन थी। अपने शोहर की जिंदगी में ही मैंने घर पर रहकर देसी घी का काम शुरू कर दिया। यूं तो काम इतना चलता नहीं था, लेकिन अब मैंने अपने काम को बढ़ाने का फैसला किया और अपनी बेटी की खातिर गांव के जमींदार के जानवरों के संभालने का भी काम शुरू कर दिया। मेरा आसरा हो गया था। मैं इद्दत नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था और मेरे इनकार के बाद मेरे भाई वैसे भी मुझसे नाराज हो चुके थे और मुझे पूछने भी नहीं आते थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ अरसे बाद मैं इन्हें मना लूंगी। यूं मेरी जिंदगी की गाड़ी थोड़ी बहुत करके चलने लगी और अब हालात कुछ बेहतर होते जा रहे थे। लेकिन एक कसक हमेशा दिल में जाग उठती थी कि मेरे शोहर की जिंदगी इतनी कम क्यों थी, वो इतनी जल्दी इस दुनिया से कैसे रुखसत हो गए। ये ख्वाहिश अक्सर मेरे दिल में उठती तो मेरा दिल बेचैन हो जाता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। मैंने अपनी बेटी नाजिया को तालीम दिलवाने के लिए गांव के ही स्कूल में दाखिल करवा दिया था। नाजिया बहुत ज़हीन बच्ची थी और बहुत समझदार थी। इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मैं इसकी तरफ से बहुत मुतमिन थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपना मुस्तकबिल बनाए और पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि कल कला को अगर खुदा न खास्ता इसके साथ कोई मुश्किल हालात पेश आते हैं तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो और इन हालात का मुकाबला डट कर कर सके। यही वजह थी कि नाजिया की अपनी तालीम में दिलचस्पी देखकर मेरा दिल खुश हो जाता था और मैं और ज्यादा मेहनत से काम करने लगती थी। लोगों की जरूरियात महदूद थी और काफी चीजें खेतों से मिल जाया करती थी। यही वजह थी कि हम दोनों माँ बेटी की गुजर बसर बड़ी आसानी से हो जाती थी। नाज़िया बेहद खूबसूरत थी और जैसे जैसे वो जवान हो रही थी इसकी खूबसूरती और हुस्न निखरता जा रहा था। ये जितनी खूबसूरत थी इतनी ही शौक और चंचल थी। इसके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था और चेहरे से मासूमियत झलकती थी। मैं अपनी बेटी की मासूमियत की हमेशा दुआ गो रहती थी। नाज़िया ने सिर्फ चंद सहेलियां ही बनाई थी जो स्कूल में ही इसके साथ होती थी और कभी कभार घर भी आ जाती तो नाज़िया इनके साथ खेलती रहती। अब नाज़िया मैट्रिक में थी और आजकल खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि इसका कहना था, अम्मा मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए।
मैं पढ़ लिख कर अपने स्कूल में उस्तानी लगना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करके आपको घर बैठा कर खिलाऊं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बेख्तियार इसे प्यार किया और कहा ऐसा ही होगा। मेरी बच्ची, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कामयाब होगी। नाजिया के लिए मैं बहुत दुआ करती और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मेरी बच्ची कामयाब होगी। नाजिया में एक और अच्छी आदत थी कि वो शुरू से ही नमाज की पाबंद थी और हमेशा बाहर पर्दा करके जाती थी। यही वजह थी कि इसने बहुत छोटी उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया था और इसके बाद नमाज और कुरान पाक को रोजाना की बुनियाद पर पढ़ती थी। मैं अपनी बेटी की इन आदतों की वजह से बहुत खुश थी और अल्लाह से शुक्र अदा करती थी कि जिसने मेरी बच्ची के अंदर इतनी अच्छी आदत रखी है। वक्त जो ही गुजर रहा था, नाजिया के मैट्रिक के इम्तिहान हो गए और इसने बड़े अच्छे नंबर लिए थे। मैं भी इसकी कामयाबी पे बहुत खुश थी और नाजिया तो थी ही बेइंतहा खुश। इसकी स्कूल की उस्तानियों ने भी इसे सराहा था और खास तौर पर इसे ताकीद की कि अपनी तालीम के सिलसिले को जहाँ पर छोड़ मत देना, बल्कि इस आखिर तक जारी रखना और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना। यही वजह थी कि नाजिया ने अब कॉलेज में दाखिला लेने का कहा। यहाँ पर आकर मैं थोड़ा-सा परेशान हो गई, क्योंकि कॉलेज शहर में था और गाँव से आने-जाने में रोज़ाना 2 घंटे का सफ़र होता था। यूँ तो पहले भी गाँव की कुछ लड़कियाँ इस कॉलेज में तालीम हासिल करने जाती थी, इसलिए मैंने फिर हिम्मत करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर नाज़िया को शहर के इस कॉलेज में दाखिल करवा दिया। गाँव की जो पहली बस जाती थी, नाज़िया इसी में बैठकर कॉलेज आती और दोपहर को कॉलेज की बस में ही वापस आती। जब तक वापस ना आती, मैं दरवाजे के आर-पार चक्कर लगाती रहती। मेरे दिल को बेचैनी लगी रहती, क्योंकि इतनी देर तक और इतनी दूर तक मैंने अकेले नाज़िया को कभी नहीं भेजा था। ये पहली बार था जब तक नाज़िया घर पर नहीं आ जाती, मेरे दिल को पतंगे लगे रहते। नाज़िया को कॉलेज जाते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। जब एक दिन नाज़िया मामूल से कुछ देर से घर आई, मैंने यही सोचा कि शायद रास्ते में वक्त लग गया है, क्योंकि ट्रैफिक भी तो इतना होता है। लेकिन नाज़िया के चेहरे पर इस वक्त हवाएं उड़ी हुई थी, बेहद परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने फौरन दहल कर इसे पूछा, नाज़िया मेरी बच्ची, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? नाज़िया ने मेरी तरफ देखकर कुछ सोचा और कहने लगी, अम्मी, दरअसल आज जब मैं बस स्टॉप पर उतरी तो वहां से घर आते हुए रास्ते में गांव के चौधरी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे साथ गंदी-गंदी बातें करने लगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं तो बेहद घबरा गई। इसने हाथ बढ़ाकर मेरा नकाब उतारने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गई और वहां से भागती हुई घर आई हूँ। न जाने क्या बात है, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। नाज़िया की ये बात सुनकर मैं खुद भी बेहद परेशान हो चुकी थी और मेरे दिल को अजीब से वसवसे लग गए थे। लेकिन मैंने नाज़िया को तसल्ली दी और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। लेकिन दर हकीकत मैं दिल में बेहद परेशान थी, क्योंकि गांव की चौधरी बेहद अजायज शख्स था और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर थी। बहुत सारी औरतें इसकी दी हुई जिल्लत का सामना कर चुकी थी और बहुत सारी औरतों की जिंदगी खराब कर चुका था, इनकी इज्जत से खेल चुका था। यही वजह थी कि गांव की लड़कियां अपने आप को बचाए रखती थी और इनकी यही कोशिश होती कि चौधरी के सामने ना आया जाए। चौधरी के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर थी और मैं तो ये अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि चौधरी ने कई बार मेरा भी रास्ता रोका और मेरी बेवकी की परवाह किए बगैर वो कई बार मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश कर चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और इसे बुरी तरह झटक दिया। न जाने क्या बात थी कि चौधरी का ध्यान कहीं और चला गया, या फिर इसे मैं भूल गई कि दोबारा वो मेरे रास्ते में नहीं आया। लेकिन अब वही कुछ वो मेरी बेटी के साथ कर रहा था, ये बात मुझे गवारा नहीं थी। मेरे अंदर गुस्सा और तशवीश बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। नाजिया को कॉलेज से हटवा लूं या फिर कॉलेज जाते रहने दूं। हो सकता है चौधरी भूल जाए कि इसने किसी लड़की का रास्ता रोका था, लेकिन मैं अभी किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने एहतियात के तौर पर नाजिया को अगले दिन कॉलेज जाने से मना कर दिया। वो भी समझती थी और कल से वैसे भी काफी खौफजदा हो चुकी थी। चौधरी की जुर्रत ने इसे परेशान कर दिया था, इसीलिए इसने बिना चूं चुरा के ये मेरी बात मान ली। 1-2 दिन तक नाजिया कॉलेज नहीं गई और चौधरी की तरफ से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मैं मुतमिन हो गई और दोबारा से नाजिया को कॉलेज भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे, बार फिर चौधरी ने अपनी सी इसी हरकत को दोहराया। इसने फिर से रास्ते में नाजिया को रोक लिया और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। नाजिया की चादर का पल्लू खींचा कि इसका नकाब उतर गया और चौधरी इसका हुस्न देखकर एकदम बखुद रह गया और कहने लगा, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, आज तक कहाँ पर छुपी हुई थी? चौधरी के आमियाना अंदाज को नाजिया ने नफरत से झटक दिया और कहने लगी, चौधरी साहब, मैं इस गाँव की बेटी हूँ, आपकी बेटियों के बराबर हूँ, कुछ तो ख्याल करें। लेकिन चौधरी इसकी बात सुनकर जोरदार कहका लगाकर हंसना लगा और कहने लगा, अरे बेटियों के बराबर होती लेकिन मेरी बेटी तो नहीं होना। चौधरी की ये बात नाजिया को इसकी आमियानापन और इसकी गिरावट के बारे में बता चुकी थी।
नाजिया किसी तरीके से वहां से आ गई और घर आकर इसने दरवाजा बंद कर दिया। अभी मैं बेहद खौफसदा हो चुकी हूँ। मुझे यूं लग रहा है जैसे ये चौधरी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। नाजिया ने रोते हुए मेरे गले लगकर जब ये कहा तो मैं एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई थी। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि चौधरी दोबारा इस तरह की हरकत करेगा। मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ताकतवर आदमी था और हम गांव के मामूली लोग थे जो चौधरी की ताकत, इसकी जुर्रत और इसके खिलाफ खौफ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुझे इस मामले में कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले तो दिल किया कि हवेली जाऊं और चौधरी की माँ से फरियाद करूं, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी इस मामले में बेबस होंगी। चौधरी की इस हवेली में 3 बीवियां थी। इन 3 बीवियों के होते हुए भी इसे बाहर मुंह मारने की आदत थी। परेशानी ने मेरी रात की नींद उड़ा दी थी। सारी रात बेचैनी से करवट बदलती रही थी। नाजिया भी परेशान थी। इसकी आंखों में आने वाले वक्त का खौफ था। हालांकि मैं इसे कई बार तसल्ली दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी परेशानी को कम नहीं कर पा रही थी। तभी अगले दिन नाजिया कॉलेज नहीं गई थी। परेशानी की बायस इसे शदीद बेखुमार हो गया था और इस वक्त वो शदीद बुखार में फंक रही थी। मैं इसकी तबीयत की वजह से परेशान हो गई। इसे नाश्ता करवा के मैंने इसे दवा दी और दोबारा सोने के लिए कह दिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि चौधरी एक क्रोफर के साथ हमारे घर में दाखिल हुआ। इसे अपने सामने देखकर एक लम्हे के लिए मैं डर गई थी। फिर खुद को हिम्मत दिलाई और दिल ही दिल में अपने आप को मुखातिब करके कहा कि आज तुम्हें चौधरी का मुकाबला करना है और अपनी बेटी के लिए हिम्मत दिखानी है। अगर आज तुम दब गई तो सारी जिंदगी इसी तरह दबते हुए गुजार दोगी। इसलिए हिम्मत करो और जुर्रत के साथ चौधरी का मुकाबला करो। तभी चौधरी एकदम से चारपाई के ऊपर बैठ गया और अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा, तुम्हारी छोकरी कहाँ है? मैंने इसके अंदाज को बड़ी मुश्किल से जब्त किया और कहा, चौधरी साहब, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही है। इसे अभी शदीद बुखार है। जबकि चौधरी के पीछे खड़े हुए मुलाजम एक दूसरे को देखकर अस्तिया अंदाज में मुस्कुरा दिए। मैंने इन्हें नजरअंदाज किया तो चौधरी एक दिन कहने लगा, तुम्हें तुम्हारी छोकरी ने बताया तो होगा कि वो हमें पसंद आ गई है। तुम जानती हो, हमें जो चीज पसंद आ जाए फिर वो हमारी हो जाती है। मैं अपना रिश्ता तुम्हारी छोकरी के लिए लेकर आया हूँ। इस जो मैं निकाह करने आऊंगा, तैयारी कर लो। ये कहते हुए चौधरी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेज पे रखे। मैंने इन पैसों को नजरअंदाज किया और चौधरी से कहा, चौधरी साहब, मेरी बेटी ना तो बकाऊ है और ना ही मैंने अभी इसकी शादी करनी है। अभी वो पढ़ रही है और बहुत जल्द जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो तब मैं शादी का सोचूंगी। लेकिन मैं इसकी शादी इसके जोड़ के ही इंसान के साथ करूंगी, आप जैसे उधेड़ उम्र मर्द के साथ नहीं। और वैसे भी आपको शादी की क्या जरूरत है? घर में 3 3 बीवियां मौजूद हैं। आप मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करें। मैंने चौधरी से कहा तो वो गुस्से में एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरे फैसले से इख्तलाफ करो और मुझे इनकार करो? जबकि मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए हिम्मत से कहा, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मेरा ये पूरा हक है कि मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला खुद करूँ। मेरा ये अंदाज देखकर चौधरी ने बड़ी गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ। मैंने फौरन चौधरी को जवाब दिया और कहा, चौधरी साहब, मेरा जवाब कल भी ना था और आज भी ना है। मैं आइंदा भी ना है। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ और सोच रही हूँ और वैसा ही करूंगी। इसलिए आप मुझे परेशान मत करें। मैंने चौधरी को साफ साफ मना कर दिया और यूं चौधरी गुस्से से मेरे घर से निकल गया। मेरे दिल में ढेरों खदशात सर उठा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और समझाया कि अब ऐसा नहीं होगा। चौधरी अब यकीनन पीछे हट जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। चौधरी एकदम पीछे हट गया। इसकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसलिए हम माँ बेटी फिर मुतमिन हो गए। हमारे सर पर जो खदशात मंडला रहे थे अब वो काफी हद तक दूर हो गए। नाजिया ने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया और मैं भी पहले से मुतमिन हो गई। बस एक दफा चौधरी को जुर्रत दिखाई थी और वो पीछे हट गया। मैंने खुद को शाबाशी दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि नाजिया की जिंदगी में आगे कुछ और भयानक होने वाला है, जो इस सबसे ज्यादा खौफनाक है। चौधरी को इनकार किए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक रात हमारे घर में अचानक चोर घुस आए। हमारे घर में तो कोई भी कीमती सामान नहीं था। मुश्किल में हम माँ बेटी गुजारा कर रहे थे। न जाने ये चोर कहाँ से आ गए, लेकिन वो चोर घर की चीजों को तोड़ फोड़ कर कुछ जरूरी सामान बांध कर अपने साथ ले गए। लेकिन जाते जाते इनमें से एक की नजर नाजिया पर पड़ी और फिर वो चोर गलत इरादे से नाजिया की तरफ बढ़ा। ये बात मैंने महसूस कर ली तो एकदम चला उठी, अरे नहीं, इसको हाथ मत लगाना। मेरी बच्ची बहुत मासूम और पकीज़ा है, ऐसा गज़ब मत करना। मैंने इल्तिजा की तो वो चोर एक ज़ोरदार केकल लगाकर हँसा और कहने लगा, मुझे मासूम चिड़ियों का शिकार बहुत पसंद है। इसके बाद नाज़िया को लेकर दूसरे कमरे में बंद हो गया। नाज़िया की चीखों पुकार की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मैं भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, नाज़िया को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन इस ज़ालिम को इस पर कोई रहम नहीं आया था। इन तीनों ने बारी-बारी मेरी नाज़िया की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया।
पाकीज़गी को रोक दिया। वो तीनों जो चले गए और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर नाज़िया को जाकर इस हालत में देख सकती। रो-रो कर मेरा हालत खुश्क हो चुका था और यूँ लग रहा था जैसे आँखों के आँसू भी ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे लग रहा था आज मेरी मौत वाक़या होगी। मैं हिम्मत करते हुए लड़खड़ाते कदमों से नाज़िया के पास गई तो इसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुँह को आ गया। वो पथराई हुई हालत में एक ज़िंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसकी जगह-जगह से फटे हुए कपड़े और इनकी जगह-जगह ज़ख्मों के निशान इसके साथ बीते हुए ज़ुल्म की दास्तान सुना रहे थे। मैं एकदम एक चादर उठाकर इसके ऊपर ओढ़ा दी और खुद फूट-फूट कर रोने लगी, जैसे अभी नाज़िया की मौत वाक़या हुई हो और इस वाक़ये ने नाज़िया की ज़हनी हालत पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। इस दिन के बाद से वो बैठी-बैठी चलाने लग गई। एकदम खौफ की हालत में आ जाती, खुद को कमरे में बंद कर लेती और कभी-कभार तो किसी नादीदा शय की तरफ देखते हुए वो चिल्लाती और मुझे कहती, "मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा मत करो।" नाज़िया की ये पुकार मेरे दिल को बेतहाशा दुःख देती थी। मैं इसे सँभालती, समझाती और इसके ऊपर मुख्तलिफ कुरानी-आयत पढ़कर फूँकती रहती, लेकिन मेरी बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसकी वो किताबें जिन्हें वो सँभाल कर रखती थी, अब एक कोने में पड़ी रह चुकी थी। इस दिन के बाद से वो कॉलेज नहीं गई थी और चोर हमारा कीमती तो कुछ नहीं चुरा कर ले गए थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता को बर्बाद करके चले गए थे। वक्त गुजर रहा था और वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं है। नाजिया के जिस्मानी जख्म तो भर चुके थे, अब इसकी जहनी हालत भी कुछ बेहतर हो गई थी। वो पहले से खामोश हो गई थी, चीखती चिल्लाती थी, इसे दौरा भी पड़ता था, लेकिन अब ये कैफियत कम हो गई थी। लेकिन नाजिया की ये हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था और मैं इसे हंसाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन नाजिया ने एक चुप ओढ़ ली और इस चुप के खौल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसी तरह एक दिन हमारे ही मोहल्ले की एक खाला जो काफी अरसे से मुझे जानती थी और नाजिया के साथ गुजरे हुए हादसे के बारे में भी इन्हें इल्म था, वो मेरे पास आई और मशवरा देने लगी, अरे जकिया, मैं तो कहती हूँ नाजिया बेटी का कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर शादी कर दे। शायद इस तरह अपने घर में लगकर जे इस वाक़े को भुलाने की कोशिश करे। खाला बतूल की ये बात मेरे दिल को लगी थी और तभी मैंने बड़े मुल्तजी अंदाज में खाला से कहा कि खाला आपके लिए इसके लिए कोई रिश्ता देखें। मैं कैसे देखूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही और फिर मैं नाजिया के एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़कर जा सकती। आप कोई नज़र दौड़ाएं, अगर आपको कोई समझ आता है तो मुझे बताएं। मैंने ये जिम्मेदारी खाला को सौंप दी। खाला ने खुशदिली से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर देखूंगी। खाला ने बेसाख्ता नाजिया को दुआ दी और मैंने दिल ही दिल में आमीन कहा। मुझे भी एक उम्मीद हो चली थी कि शायद नाजिया का रिश्ता हो तय हो जाए तो वो नई जिम्मेदारियों में पढ़कर इस वाक़े को भुला देगी, लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। जिस किसी को भी नाजिया के साथ गुजरे हुए हादसे के बारे में पता चलता तो वो फौरन रिश्ते से इनकार कर देता और जो रिश्ता देखते देखते मुझे एक साल हो चुका था, अब तो मैं बेहद मायूस हो गई थी और नाजिया भी अब पहले से ज्यादा चुप हो गई थी। शायद बार बार मुस्तरद होने का भी दुख था और फिर जो इसके साथ गुजरी थी इसकी तकलीफ वही जानती थी। मैं एक माँ होने के नाते अपने तौर पर कोशिश कर सकती थी कि मेरी बेटी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मैं जितना भी चाहती अच्छा कर पा नहीं रही थी और ये बात अंदर ही अंदर मुझे बेहद झंझला रही थी। आस्ता आस्ता मैं भी मायूस होती जा रही थी और तभी एक दिन मैंने कुछ सोचकर एक फैसला किया और उठकर हवेली चली गई। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता चौधरी के लिए पेश करूंगी, इसके अलावा कोई हल नहीं था। मैं चौधरी के पास आई तो सबसे पहले चौधरी की वालिदा से हुआ। उन्होंने मेरा खुशदिली से इस्तकबाल किया और कहने लगी, ज़किया क्या बात है, बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया। मैंने आस्ता से इन्हें जवाब दिया, चौधरानी साहबा, बस जब से वो हादसा हुआ है मेरी बच्ची मुरझा के रह गई है और मैं इसकी हालत देखकर मेरा अपना दिल खराब होता रहता है, इसीलिए घर से कहीं नहीं निकलती। मैंने अफसरदगी से कहा तो चौधरानी भी अफसोस करने लगी। तभी मैंने चौधरी साहब का पूछा और उन्होंने बताया वो बाहर मर्दान खाने में है। मैं फौरन उठकर बाहर मर्दान खाने की तरफ चली आई। मेरा इरादा था कि आज चौधरी से बात करके कुछ ना कुछ फाइनल कर लूंगी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि चौधरी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगा। तभी मर्दान खाने के दाखिली दरवाजे के ऊपर एक मुहाफिज खड़ा था। जब अपनी आमद के बारे में बताया और चौधरी साहब से मिलने का कहा तो वो सर हिलाता हुआ कहने लगा, आप अंदर चली जाएं। इस वक्त चौधरी साहब के पास इनके दो मुलाजिम ही थे। मैंने सर हिला दिया और फौरन अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़क रहा था। अंदर दाखिल होते ही एक नागवार सी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। यूं लग रहा था जैसे वहां पर कोई नशावर चीज इस्तेमाल की जा रही है। मैंने बेसाख्ता अपनी नाक पर हाथ रखा और आगे बढ़ी। चौधरी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, रिजकिया बेगम, तुम यहाँ पर? सब खैरियत तो है? मैं एकदम उठी और चौधरी की तरफ निगाह उठाई। इसके पास खड़े दो मुहाफिजों पर मेरी नजर चली गई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इन दोनों को तो मैं लाखों में भी पहचान सकती थी।
इस वक्त वो लोग मेरे सामने खड़े थे। मैंने जैसे ही इन्हें देखा तो एकदम गुस्से की शदीद लहर मेरे अंदर उठी। तुम दोनों यहाँ पर? और हैरत और गुस्से से इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। तो चौधरी एकदम कहका लगाकर हंस दिया और कहने लगा, अरे मान गए जकिया बेगम, तुम्हारी यादाश्त भी बड़ी तेज है और तुम्हारी नजर भी बहुत तेज है। एक ही नजर में पहचान लिया ये दोनों कौन है। चौधरी की इस बात ने मेरे अंदर एक तैश भर दी और बेयकीनी से इसकी तरफ मुड़ी और कहा, चौधरी साहब ये क्या आपका किया धरा था? आपने मेरी मासूम बच्ची के साथ ये जुल्म किया? मैंने चौधरी की तरफ बेयकीनी से देखा तो कहने लगा, बिल्कुल। अब तुम्हें समझ आई कि ये सब मैंने ही किया था। आखिर तुमने मुझे इनकार करने की जरूरत क्यों की थी? अगर तुम ऐसा ना करती और चुपचाप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती तो आज वो इस घर की महारानी बनकर रह रही होती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने इनकार करके मेरी अना को ठेस पहुंचाई। मुझे अपनी अना को तस्कीन तो पहुंचानी थी और तुमसे तुम्हारे इनकार का बदला लेना था। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और जिल्लत क्या हो सकती है? चौधरी ने बड़े खराना अंदाज में मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा तो मैं बेख्तियार दुख भरी कैफियत में इसे देखने लगी और कहा, चौधरी साहब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगे और ऐसी नीच हरकत करेंगे। मेरी बेटी ने आखिर आपका गाड़ा क्या था? आपने इसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और इन जुल्मों के साथ इसे पामाल किया। मैं आज आपको बददवा देती हूँ, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। आपकी जिंदगी पछतावे में घिर जाए और सारी जिंदगी कभी इस पछतावे से बाहर ना निकल सके। मैं एक दुखी माँ आज अपने दिल से आपके लिए बददुआ देती हूँ। मैं ये कहते हुए फौरन वहां से निकल आई और भागते हुए घर तक आ गई। सारे रास्ते आंसू जब्त करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो जुल्म हो चुका था अब वो सब ठीक तो नहीं हो सकता था। ताहम इतना ही बहुत था कि मैं इस जालिमों को जान चुकी थी। चौधरी के खिलाफ कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन इतना जरूर था कि अपने दिल में इसके लिए नफरत पालकर इसे लम्हा लम्हा बद्दुआ देती रहती। और मैंने वही कुछ कर रही थी। तभी अचानक ही सुबह के वक्त सारे गांव में एक शोर और हलचल सी महसूस हुई। ऐसे में खाला बतूल मेरे पास आई और कहने लगी, हरे जकिया, तुमने चौधरी साहब के साथ है, क्या हुआ? खाला जकिया ने कहा तो मैंने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, क्या हुआ खाला? हर कैसी क्या बात है? गांव सुबह से गांव में ऐसी हलचल महसूस हो रही है, लेकिन मैंने बाहर निकल कर देखा नहीं। मेरे लापरवाही से कहने पर खाला जकिया कहने लगी, अरे चौधरी के घर पर रात डाका पड़ा है और डाकू सारा माल समेट कर ले गए। इसके साथ साथ चौधरी की छोटी बेटी को भी उठा के ले गए। हालांकि ये बात सुनकर एकदम चौंक उठी और बेख्तियार मेरी होठों पे मुस्कुराहट आ गई। इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर खाला कहने लगी, अरे तू मुस्कुरा रही है, तुझे जरा भी ख्याल नहीं कि इस बच्ची के साथ क्या कुछ हो रहा होगा? खाला ने मुझे कहा तो फौरन जवाब दिया, खाला ये सब तो चौधरी ने अपना किया धरा है जो इसके आगे आ रहा है। मैं तो मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी और चौधरी को इतनी जल्दी आईना देखने को मिल जाएगा। आज मेरे तड़पते हुए दिल को सुकून मिल चुका है, मेरी ममता अब पुरसुकून हो गई है। मेरी बातें खाला की समझ से बाहर थी। तभी वो कहने लगी, आखिर तू ऐसा क्यों कह रही है? किसी की बेटी के लिए तूने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? खाला ने नाराजगी से मुझसे पूछा तो मैंने एक सांस भरते हुए चौधरी के बारे में सब बता दिया। जिसे सुनकर वो बेहद परेशान होकर कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चौधरी गांव की लड़कियों के साथ ऐसा कुछ करता होगा। ये तो बहुत बुरा, इसने बहुत गलत किया। इसने तेरी बेटी के साथ किया वैसा ही अब इसकी बेटी के साथ हो रहा है। खाला काफी अफसोस मलने लगी और कुछ देर बैठकर यूं ही अफसोस करती हुई चली गई, जबकि मेरे दिल के अंदर एक इत्मीनान सा उतरता चला गया था। तभी नाजिया मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा जी मैं क्या सुन रही हूँ? चौधरी ने जानबूझकर वो गुंडे भेजे थे। नाजिया की ये बात सुनकर बेसाख्ता एक सांस भरा और इसे सारी हकीकत बता दी, जिसे जानकर इसने भी नफरत से चौधरी को बददुआ दी। और तभी मैंने इसके साथ गुजरने वाले आज पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बताया, तो वो भी सुनकर मुस्कुरा दी थी। मैं जान गई थी कि अब शायद मेरी बेटी के दिल को भी सुकून आ जाए, अपने साथ पेते हुए जुल्म को भुलाने में कामयाब हो जाए। इस दिन के बाद से मेरी बेटी में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। इसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी और अपनी किताबों में दिलचस्पी लेने लगी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। नाज़िया पढ़ती तो मैं मुतबिर से हो जाती थी। दिन के बाद से चौधरी की बेटी का कोई पता नहीं चल रहा था। चौधरी पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन कहीं पर भी इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस मकसद के लिए चौधरी ने पुलिस तक की मदद ली, लेकिन न जाने वो कौन लोग थे जो चौधरी के घर पर आए थे और इसकी बेटी को उठा कर ले गए थे। कि बेटी की कोई खैर खबर नहीं मिल सकी थी। हालांकि पुलिस गांव के एक एक घर और एक एक खेत और एक एक डेरे पर छापा मार रही थी। इर्द गिर्द के गांव में भी पुलिस हाई अलर्ट थी, लेकिन इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था। इस बात को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। नाजिया कॉलेज जाना शुरू हो चुकी थी और अपनी बेटी के मसरूफ अंदाज को देखकर मैं भी मुतमिन हो गई थी। शायद इसने भी इस बात पर सब्र कर लिया था कि जिसने इसके साथ जुल्म किया, अल्लाह ने इसका बदला वैसे ही लौटा दिया।
اور اب مقافات عمل کا شکار ہے۔ اسی بات نے نازیہ کے دل کو بھی اطمینان سے بھر دیا۔ تبھی ایک دن اچانک چودھری ہمارے گھر آیا۔ آج اس کا انداز بہت مختلف تھا۔ آج اس کے کندھے ڈھکے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ندامت، پریشانی اور پچھتاوا دکھائی دے رہا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ اور ہمارے غریب خانے پر آج کیسے آنا ہوا؟ آج میرا انداز بدلا ہوا تھا۔ میرے انداز میں ایک اعتماد اور خوشی تھی جسے محسوس کر کے چودھری کہنے لگا، تکیہ بیگم، کہہ دو جو کہنا ہے، تم بالکل حق بچانا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا، اگر میں ویسا نہ کرتا تو شاید آج میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں بھول گیا تھا کہ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو پھر ظالم کی عقل ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میں تمہارے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہوں، گاؤں کی باقی لڑکیوں کے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہوں۔ اگر ذرا جو مجھے پہلے اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں بہت پہلے توبہ کر لیتا تھا، شاید میری بچی اس عذاب سے محفوظ رہ لیتی۔ چودھری کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا اور کہا، چودھری صاحب، اب بھی شاید آپ نہ سمجھتے اگر آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کا کیا دھرا آپ کی بیٹی کے آگے آیا اور نہ جانے وہ کیسا کیسا عذاب بھگت رہی ہوگی۔ وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں، آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں۔ میں اس لڑکی کے لیے افسوس کر رہی ہوں، آپ کے سارے گناہ اس نے سمیٹ لیے اور اس کی معصومیت ختم ہو گئی۔ میرے کہنے پر چودھری ایک دم رونے لگا اور اپنا سر پیٹنے لگا۔ یہ ظلم میں نے خود کمایا ہے، میں خود اپنی بیٹی کو اس ظلم میں دھکیل دیا، شاید میری گناہوں کی سزا اسے ملی ہے، لیکن اب میرے پچھتانے سے کیا ہوگا؟ میں اسی لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے چودھری ہمارے گھر سے نکل گیا اور میں پیچھے سے افسوس کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ چودھری نے واقعی بہت ظلم کمایا تھا اور گاؤں کی کئی لڑکیوں اور عورتوں کی زندگی برباد کی تھی، لیکن آج تک کبھی چودھری کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی انا اور تکبر میں آ کر مسلسل ظلم پہ ظلم کرتا رہا اور اپنے کھاتے میں گناہوں کا اضافہ کرتا رہا۔ لیکن اللہ نے جب اس ظالم کی رسی کھینچی اور اسے مکافات عمل کا شکار کیا تو چودھری کی ساری اکڑ اور سارا غرور اور سارا تنتنا بہہ گیا۔ وہ آخری دن تھا جب میں نے چودھری کو دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے چودھری کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، کہاں کھو گیا تھا، زندہ تھا، مردہ تھا، گاؤں میں کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ چودھری کی حالت کے پیش نظر کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا کہ شاید اس نے خودکشی کر لی ہوگی، لیکن کہیں سے چودھری کی لاش بھی نہیں ملی تھی اور اس کی بیٹی کی گمشدگی بھی ایک قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ اب اس واقعے کے گزرے ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں۔ نازیہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، وہ اب ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے جا رہی ہے۔ میں آج بے حد خوش ہوں کہ میری بیٹی نے جو خواب دیکھا تھا اسے پانے کے لیے اس نے دوسرا قدم بڑھا دیا تھا۔ کبھی کبھار نازیہ کے ساتھ بیتے ہوئے ظلم مجھے یاد آتا ہے تو میرا رواں رواں کانپ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے نازیہ کو مثبت سوچ سے نوازا اور آج وہ ایک استانی بن کر اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بننے جا رہی ہے۔ اگر جو نازیہ کے انداز یہ مثبت سوچ پروان نہ چڑھتی تو شاید وہ بھی آج یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر اس طرح اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس نے قبول کیا، آہستہ آہستہ خود کو ذہنی طور پر دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا اور اب اس کامیابی کی طرف اس کے قدم رواں دواں تھے اور میں اس کی ماں اس کے پیچھے اس کے لیے ہمہ